तो चलिए आज हम मिलवाते हैं स्वाति गुरखे जी से और जानते हैं क्या है उनका विजन। एजेंडा हमारा विकास का ही रहा है। आई वुड से ये डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है क्योंकि जनता जनार्दन सबसे ऊपर है, त्यांचा कौल जो है तो फाइनल है। दुख में काम आने वाले को ही सच्चा लोक प्रतिनिधि बोला जाता है। नाथ साहब का जो एक्सपीरियंस है इट इज ट्रिमेंडस। ये जो 3 का पैनल है पहले से चर्चा में रहा है। जो मार्जिन्स होगी ना वो भी ऐसी तोड़ रहेगी कि वो चर्चा में रहेगी। नमस्कार, ऑन द स्पॉट पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आशा त्रिपाठी। इस बार नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव जोर शोर से चल रहा है और इस बार प्रभाग क्रमांक 28 ब से बीजेपी ने अपने अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर स्वाति गुरखे जी को प्रभाग क्रमांक 28 ब से उतारा है। तो चलिए आज हम मिलवाते हैं स्वाति गुरखे जी से और जानते हैं क्या है उनका विजन। नमस्कार मैडम, ऑन द स्पॉट में आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। नमस्कार मैडम, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप पहले भी नगर सेविका रह चुके हैं और इस बार पार्टी ने दोबारा आपको मौका दिया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि मेरे ऊपर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए सभी का धन्यवाद। हमारे नेतागण जो कि हमारे गणेश नाइक साहब है, जिनकी दूरदृष्टि से ये नवी मुंबई चलती है, और हमारी मंदा म्हात्रे मैडम जो कि नवी मुंबई की बेलापुर विभाग के आमदार है, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे नवी मुंबई में आज काम कर रहे हैं। इतने सालों से हमने जो ये प्रभाग में काम किया है उसी के चलते हमें ये टिकट दिया गया है और इसके आगे भी हम ये काम करने की हमेशा से प्रामाणिक कोशिश करेंगे। गुरखे परिवार के बारे में जानना चाहेंगे कि हमेशा से ही उनके पीछे 2 दमदार नेताओं का हमेशा से उनका हाथ रहा है, गणेश जी नाइक का, श्री मंदा म्हात्रे जी का। इन दोनों के विश्वास जब साथ में मिलता है तो क्या लगता है कि कितना गेम चेंजर आपके लिए ये साबित होता है इस वार्ड में काम करना? जैसे कि आपने कहा अभी कि 2 दमदार नेतृत्व जब आपके साथ खड़े हैं तो हमें भी ताकत मिलती है काम करने के लिए। बिकॉज ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोगों के होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, कभी कभी वार्ड से रिलेटेड है, कभी किसी के पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, हॉस्पिटल से रिलेटेड है। ये सारे जो प्रश्न है इनको सॉल्व करने के लिए दादा के पास जाते हैं, हम ताई के पास जाते हैं, तो हमें उसके ऊपर तुरंत एक्शन मिलता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आज हम जिस पद पे खड़े हैं, मतलब जिसके लिए हम ये आज चुनाव लड़ रहे हैं, उसका मेजर जो मेन एम है आप कह सकते हो, वो यही है कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो छोटी हो बड़ी हो किसी भी तरह की हो, उसे अटेंड करना और उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। लेकिन अभी जब आप इस प्रभाग में खड़े हैं, इस प्रभाग में जो संरचना है यहाँ की, क्योंकि ये पहली बार पैलो पद्धति से, जी जी जी, एरिया भी बड़ा है, कैसा है ये प्रभाग आपके लिए? पहले सीबीडी आप देखने जाए तो बहुत ही छोटा एरिया है और इसमें सिडको कॉलोनी मेजर पार्ट है। अगर आप देखें तो सिडको कॉलोनी के साथ साथ आर्टिस्ट विलेज का एरिया है जो कि जुड़ा हुआ है साथ में। उसी के साथ सेक्टर 9 जो है, जो रो हाउसेस का एरिया है, पुलिस लाइन इसमें जुड़ी हुई है, अग्निशमन दल की रेसिडेंशियल एरिया उसमें जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा प्रभाग है जो कि माउंटेन के एकदम बाजू में लगा हुआ है। तो दादा हमेशा जब सीबीडी में आते हैं तो वो हमेशा से कहते हैं कि पूरी नवी मुंबई एक तरफ और सीबीडी का ये पार्ट एक तरफ। तो इस तरह से हमारा ये प्रभाग है। पहले हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक डॉक्टर जयाजी नाथ जी, इनका वार्ड जो है वो हमारे साइड में हुआ करता था। बीच में गुरखे साहब, अशोक गुरखे जी, इनका वार्ड हुआ करता था। और जो लास्ट वाला वार्ड है जो कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय साबू डैनियल साहब जी की, वो वहाँ से हमेशा से कंटेस्ट करते रहे। और इन तीनों बलवत्तर मार्गदर्शकों जो हमारे थे, इनके ऊपर ये हमारी सीबीडी आज तक चलती आई। उन्होंने बहुत विकास किया है। आप अगर अभी जब हमने ये अहवाल बनवाया, हमारा जो कार्य अहवाल बना रहे थे, तभी हमने कुछ फोटोज निकाले जो कि पुराने 83 के 94 के, अगर वो फोटोज आप देखेंगे को सीबीडी किस तरह से थी और आज की सीबीडी, इतना डेवलपमेंट उसमें है और ये चलता ही जाएगा, ये कहीं रुकने नहीं वाला है। तो हमेशा से
जो प्रभाग हमने डेवलप किया है उसमें उसको और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ये हमेशा से हमारा प्रयास रहा है। और इन सब बड़े नेताओं के मार्गदर्शन से हम ये आगे चल के करते रहेंगे। गुरखे जी जो आपके पिताजी हैं अशोक गुरखे जी, वो भी नगर सेवक रह चुके हैं, एक बार आपको भी मौका मिला है, तो उनका जो काम है उसका कितना लाभ आपको मिला है काम करते वक्त? हमारे में मराठी में कहते हैं की लहान मुलांना बाळकडू जे आहे ते वडिलांकडून मिळतं। तो उस तरह से मुझे ये बचपन से हमने देखा है कि पिताजी को घर के कामों को प्रायोरिटी ना देते हुए लोगों के प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी देना, ये हमने बचपन से देखा हुआ है। और जब भी सीबीडी में बहुत कम लोग हुआ करते थे, तभी जो वर्कर क्लास बहुत ज्यादा हुआ करता था, कॉलोनी थी वो, उस वक्त पे उन्होंने गणेशोत्सव ऐसी सारी चीजें जो है वहां पे शुरू की और लोगों को इकट्ठा करना, उनका वो जो पैशन था ना, वो पैशन हम बचपन से देखते आए हैं। तो उस वजह से आज भी मुझे याद है कोविड के टाइम पे कोई भी रास्ते पे नहीं था, कोई बाहर निकल नहीं रहा था। पिताजी और मैं फॉगिंग के लिए हम कहीं जा रहे थे, सैनिटाइजेशन के लिए। और हमारी काफ़ी पुरानी सीबीडी में रहने वाली एक आंटी जी है जो हमें मिले, तो वो कुछ लेने के लिए निकले थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि पिताजी का ठीक है, लेकिन आप क्यों घूम रहे हो, आपकी छोटी बच्ची है, यू शुड थिंक कि ये पैंडमिक है, ये कोई मजाक नहीं है। तो शी वॉज टेलिंग मी कि नहीं, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, ये टाइम नहीं है ये सेवा करने का, आप जाओ अपना पहले अपना लाइफ देखो। और वो बोल के निकल गए। लेकिन हम जब आगे गए तो मेरे पिताजी ने मुझे एक ही चीज बोली उस टाइम पे कि देखो यही सही टाइम है लोगों की मदद करने का। अच्छे टाइम पे कोई भी आपको मदद करने के लिए आ जाएगा, लेकिन जब कोई दुविधा में है, ऐसी हालत में है, जब कोई कहीं से भी उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा है, कहीं से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे आपको मदद करना यही आपका मेन काम है। तो इस तरह से उन्होंने हमेशा से, अगर कोई दूसरे, मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि कोई, अगर मैं होती या कोई होता तो बोलते नहीं मेरी बेटी सेफ रहनी चाहिए, तुम आप घर पे चले जाओ, मतलब कोई अगर ऐसे बोले तो लेकिन ये जो चीज है ना, ये हमेशा हमें कि और जोर से काम करो, ये सब चलता रहेगा, अब चलो आगे चलो। तो ये इन चीजों की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। कोरोना का जब हम बात कर रहे हैं तो इस दौरान काफी भावुक क्षण भी रहे होंगे, इमोशनली पल भी रहा होगा, उसके बारे में क्या जिक्र करेंगे आप? इमोशनल तो इतने सारे हैं चीजें कि हमारे बहुत करीब के लोगों को हमने जाते हुए देखा है कोरोना में। लेकिन ऐसा भी एक टाइम था कि हम इतने, मतलब स्ट्रेसफुल माहौल था, कहीं से लोगों को हेल्प मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिशन करवाना, लोगों का सैनिटाइजेशन, लोग डरे हुए थे। उसमें हमारा जो रोल था, जो हम लोगों को फूड से लेके, सैनिटाइजेशन से लेके, दवाइयों से लेके एवरीथिंग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। सब जगह पे हमने कॉलोनीज में हमने कैंप लगाने की कोशिश हर जगह पे की। और ये सब करते हुए हमें हमारा परिवार भी देखना था। मुझे आज भी याद है एक टाइम ऐसा था कि घर में मेड्स भी नहीं आ रही थी उस टाइम पे। माय चाइल्ड वाज क्राइंग, मतलब शी वाज क्राइंग कि मुझे भूख लगी है, लेकिन मुझे उसको अटेंड करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था, बिकॉज इतने सारे फोन आ रहे थे कि जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, और उनका हॉस्पिटल का फोन कॉल छोड़ के मैं उसको अटेंड करना, ये पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए। तो ये सारी चीजें इस तरह से हमने उस टाइम पे फेस की है कि पूरे लाइफ लॉन्ग हम भूल नहीं सकते उन कैसे चीजों फेस को। किया आपने? आपको कभी ये सोच के कभी भावुक नहीं हुई आप कि ऐसा दौर भी था जब बच्ची को भी मेरी जरूरत थी, Yes. लेकिन वार्ड के लोगों को भी मेरी जरूरत थी, तो मैं क्या करूं? कश्मकश नहीं थी तब? कश्मकश तो बहुत थी। मैंने जैसे बोला ना कि वो चीज ऐसी थी कि मैंने मतलब आप, मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। मैं हस्बैंड के सामने तो कितनी बार इस बार मतलब इस चीज को लेके रोई कि मैं ना ये घर का काम, क्योंकि घर जो है ना उस टाइम पे ऐसा था कि आपके पास कोई भी सर्वेंट्स नहीं थे, आपके पास कोई भी वर्कर नहीं था, सब आपको देखना है। ये देखते हुए आपको अपना भी हेल्थ का ध्यान रखना है कि आप अगर बीमार पड़ोगे तो ना ये काम कर पाओगे ना वो काम कर पाओगे, तो आपको वो भी ध्यान रखना है और आपको वार्ड में बाहर निकलना है। तो वहां से आने के बाद यू हैव टू सैनिटाइज योर सेल्फ,
होल, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, एंड देन यू एंटर योर हाउस, क्योंकि आपके घर में छोटी बच्ची है। तो ये सारी चीजें बहुत ही डिस्टर्बिंग थी उस टाइम पे। ऐसे लग रहा, मतलब आई वॉज थिंकिंग कि ये इतना स्ट्रेस लेके जो मैं करना चाहती हूँ अगर वो मैं कर पाई तो आज मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन आगे चल के 2 साल के बाद आई विल बी रिलैक्स कि हाँ, मैंने उस टाइम पे जो राइट चीज करनी चाहिए थी वो मैंने की। यानी कि आपकी वार्ड के लोगों ने आप पर जो भरोसा जताया था कि सुख हो या दुख, जी, बेसिकली दुख में काम आने वाले को ही सच्चा लोक प्रतिनिधि बोला जाता है। सच है। तो आपको इस बात की संतुष्टि है कि ऐसे कठिन दौर में आप लोगों के साथ रहे। यस यस यस, 100%। और मुझे लगता है यही जो चीजें हैं ना, आपको आगे चल के आज ये मतों के रूप में जो आने वाली है ना, ये आपको इसी में इलेक्शन के रिजल्ट्स में हमें दिखाई देगी, ऐसे हम मानते हैं। आप यहाँ पे काम कर चुके हैं, पहले आपके फादर भी काम कर चुके हैं बतौर नगर सेवक के तौर पर इस वार्ड में, और अभी ये पैनल पद्धति का है। तो ऐसे कौन से माइलस्टोन प्रोजेक्ट्स हैं आप जो गिनाना चाहेंगे लोगों को कि जिसने इस सीबीडी के इस पैनल की रूपरेखा को थोड़ा बदलने में अहम भूमिका निभाई? और वैसे देखने जाए तो सीबीडी में तीनों प्रभाग जो है वो एक दूसरे से काफी हद तक जुड़े हुए हैं। ये और सीबीडी में सबसे हम बोले तो एक मेन कोर एरिया जो था वो हमारा था मैंगो गार्डन, जो कि सीबीडी के 90 to 90% मतलब वो वॉक के लिए यूज होता है, बच्चों के खेलने के लिए यूज होता है, पिकनिक के लिए यूज होता है। तो वो ये जो गार्डन था, ये गार्डन बहुत ही बड़ा 14 एकड़ में फैला हुआ बहुत बड़ा गार्डन था, जिसको जब मैं 2010 में पालिका में गई तो 2010 से 15 का टाइम मेरा कॉरपोरेशन में था। उस टाइम पे हमने जब वो देखा कि बहुत सारी समस्याएं उसमें थी, बहुत सारी डेवलपमेंट होना ज़रूरी था, और उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया और पूरी तरह से उसका चेहरा मोहरा बदल दिया। ये चीज़ें जो है ये लोगों के, मतलब जैसे दादी है, नानी है, बाकी के मतलब जो यंग एज लोग हैं वो काम पे चले जाते हैं, बचते हैं बच्चे और हाँ, एजड लोग। तो इनका कैसा है कि आपको गार्डन में जाना है, बच्चे को लेके जाना है तो आपको गार्डन में जाना है। तो अगर गार्डन में बच्चा खुश है तो दादी भी खुश है, नानी भी खुश है। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनका हमने सजेशंस लिया और उसके ऊपर उसका डेवलपमेंट किया, पूरी तरह से पूरा गार्डन का पूरा डेवलपमेंट हमने उसके ऊपर किया था। और लोग बहुत खुश, मैंने मेरे अहवाल में भी लिखा था कि सुबह 7:30 या 8 के टाइम पे मुझे फोन आया, किसी बच्चे का आवाज था उसमें, एंड ही सेड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस रिनोवेशन एंड डेवलपमेंट। और फिर उसने दादाजी या नाना जी थे, उनको फोन दे दिया, एंड ही टोल्ड मी कि ही वाज वेटिंग फ्रॉम, मतलब बहुत टाइम से ही वाज वेटिंग कि ये कब होगा, मुझे इसके ऊपर खेलना है, मुझे ये चीजें करनी है। और उस ये फोन आना मतलब आपके लिए जो हम बोलते हैं कि पावती है कि यस। वैसे देखने जाए तो हमारी सीबीडी में प्लॉट्स आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि इट इज ऑल प्लैंड। सिडको कॉलोनी पूरी तरह से प्लान्ड थी, तो उसमें नाथ साहब के माध्यम से वहाँ पे स्टेडियम बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलप हुआ है। और जैसे कि हमने पैनल में सोचा है, जब हम साथ में आएंगे तो और भी उसको डेवलप करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। उसी के साथ साथ जो मेन प्रॉब्लम थी, रास्ते जो है, जैसे हेवी व्हीकल की वजह से चौक जो है उनको हमने पूरा कंक्रीट करने की कोशिश की है, और मैक्सिमम एरिया में वो हम काम कर चुके हैं। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, रास्ते, लाइट्स, उसके बाद गटर मिटर वाटर जो हम बोलते हैं, उन सब चीज़ों को ऑलरेडी यहाँ पे सेट किया गया है। उसमें इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, क्योंकि ये कोई रुकने वाली चीज़ नहीं है। आज अगर कोई सीवर लाइंस डली है तो उसका एक लाइफ है, वो लाइफ के बाद उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें प्रोग्रेस में आती रहेंगी। अगर आप देखने जाए मार्केट्स, हमारे यहाँ पे जो सिडको ने दिए हुए मार्केट के प्लॉट थे, वहाँ पे छोटे छोटे गाले बने हुए थे, और लोग वहाँ पे भाजी बिक्री का काम करते थे। तो उनको प्रॉपरली एक एनएमएमसी के माध्यम से प्रॉपर मार्केट, मच्छी मार्केट अलग से, वेजिटेबल मार्केट अलग से, उसको ओटले बना के उनका सामान रखने के लिए जगह, लाइट की प्रोविजन, एवरीथिंग, प्रॉपर टॉयलेट्स, इसके हिसाब से हमने ये प्लानिंग किया। इस तरह से हमने आगे भी कुछ चीज़ें सोची है, जैसे कि लाइब्रेरी है, कि वहाँ पे पुलिस लाइन है, जहाँ पे घर बहुत छोटे छोटे हैं,
तो उनको उनके बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पे बहुत ही छोटे रूम होने के कारण जगह नहीं है। तो ऐसी कोई एक लाइब्रेरी ऑलरेडी सीबीडी में है जो कि गौरव कला केंद्र में है। उसके अलावा एक छोटी लाइब्रेरी उनके आसपास कहीं, जो कि सेक्टर 1 और ये दोनों अलग अलग एंड्स हैं। तो एक एंड में ऑलरेडी है तो दूसरे एंड को हम केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम प्रोग्रेस में है। आप एक आर्किटेक्ट भी हैं, जी युवा हैं, जी। इसका फायदा इस बार पैनल में कितना होगा? सच में देखे तो ये विजन जो है हम लेके चल रहे हैं आज, कि अभी रीडेवलपमेंट में नवी मुंबई की सारी जो सिडको कॉलोनीज है जो कि 30 इयर्स के ऊपर हो चुकी है, जिसके बिल्डिंग्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो रीडेवलपमेंट में जाएंगी। और ये करते हुए एज अ आर्किटेक्ट में मुझे ऐसे लगता है कि जो हमने सोचा है कि हमारे जो लोग हैं, मैं भी वही कॉलोनी में रहती हूँ, मुझे पता है लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, लोगों की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमारा ये छोटे घर हैं और इनको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिले, इसके ऊपर मैं हमेशा से काम करती रहूँगी। क्योंकि हमारा एम ही वो है कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। क्यों ये सारी चीज़ें जो रीडेवलपमेंट की बात अगर आती है, तो जब प्लानिंग, उसके बाद उसमें कितना एरिया मिलेगा, उसमें कितना बिल्डर का प्रॉफिट है, कितना लोगों का प्रॉफिट है, तो अगर मैं उनके जगह पे खड़ी हूँ, एज अ आर्किटेक्ट खड़ी हूँ, तो मैं तो हमेशा से यही देखूंगी कि हमारे लोगों को किस तरह से ज़्यादा मिले। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा कि हम हमारे लिए, हमारी लोगों के लिए सबसे पहले थॉट देंगे। इस बार आपके पैनल में आप युवा तो है नहीं, साथ में अनुभवी डॉक्टर नाथ सर भी हैं आपके पैनल में। तो जब अनुभव और युवा एक साथ मिलते हैं कॉम्बिनेशन, तो कितना गेम चेंजर आपके लिए ये वार्ड पैनल में आप लोग करेंगे? आई वुड से ये डेडली कॉम्बिनेशन होने वाला है, क्योंकि नाथ साहब का जो एक्सपीरियंस है इट इज़ ट्रिमेंडस। और हमारे लिए मतलब एज अ यंगस्टर हमारी जो सोच है और उनका जो अनुभव है, तो इनको हम साथ में लेके चलेंगे। और जब ये साथ में चलेगा तो जो चीज़ होनी है, मतलब कोई चीज़ के लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं, तो उनके अनुभव से और हमारी थॉट से उस चीज़ को और बेहतर से बेहतर बनाने में मुझे लगता है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये डेडली कॉम्बिनेशन क्या जो पैनल में जो अप्रभाग है उसमें भी इम्प्लीमेंट करने में यस आप लोग यस करेंगे? जरूर, बिकॉज अप्रभाग जो है वो हमारे पास नाथ साहब के पास या फिर मेरे पास आज तक हमने कभी भी वो एरिया हमारे पास आया नहीं है। इस बार फर्स्ट टाइम है जो कि वो एरिया हम हमारे वार्ड में इंक्लूड हुआ है। तो मुझे ऐसे लगता है वो एरिया में हमारे पास काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि सेक्टर 8 में डैम है, जो कि पानी का डैम है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा जगह है वो। लेकिन उसको डेवलप ना मतलब उसकी डेवलपमेंट कुछ भी नहीं, आप देखेंगे तो जीरो है। तो शायद उस वजह से उसका जो ब्यूटिफिकेशन है वो वहां तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे। अगर उसको हम बहुत अच्छी तरह से घूमने की जगह बनाए, वहां पे लोगों को टहलने के लिए बनाए, तो एक सुंदर एक प्रेक्षणीय स्थल जो बोलते हैं ना, वो वहां पे क्रिएट हो सकता है। और लोगों को, सीबीडी के लोगों को वैसे भी अगर आप देखें सीबीडी में, तो नेचर से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बाय गॉड्स नेचर मिली है। तो उसको हमें अगर हम रिटेन कर पाए, उनको बढ़िया से हम सुधार पाए, तो हमारे लिए वो प्लस पॉइंट हमेशा से रहेगा। इस बार एजेंडा क्या रखा है विकास का? क्या मेजर प्रोजेक्ट्स लाने का सोच रहे हैं? हमेशा से एजेंडा हमारा विकास का ही रहा है। नाइक साहब के दूरदृष्टि से हम चलते आ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि आपने उनकी मीटिंग्स अभी जो सुनी होगी, 20 साल से उन्होंने कहा कि पानी पट्टी नहीं बढ़ेगी, आपकी घर पट्टी नहीं बढ़ेगी, जो कि नहीं बढ़ी। और इसके आगे भी उनका कहना है कि और 20 साल वो नहीं बढ़ेगी। तो हमारे लिए, हम जैसे सीबीडी वासियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, नवी मुंबई वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस नेतृत्व से हम चल रहे हैं। उसके साथ साथ मोरबे डैम, पानी की जो समस्या है, अभी रीडेवलपमेंट होगा। जब रीडेवलपमेंट होगा तो बिल्डिंग्स बढ़ेंगी, बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ पीपल, मतलब नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे, तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो कम पड़ने वाली है। उसकी दूरदृष्टि उन्होंने ऑलरेडी सोच रखी है। करजत में हम और एक डैम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इसको कहते हैं कि प्लानिंग। तो मुझे ऐसे लगता है इस प्लानिंग से चलना,
ये हमारा मतलब जब आपके सीनियर्स इस तरह से चल रहे हैं तो आपको अपने आप ही वो रास्ता मिल जाता है। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे नेता हमें मिले हैं और उनके पद चिन्हों पे चलने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस बार पैनल क्रमांक 28 बहुत ही चर्चित भी रहा है जी। और क्या लगता है इस बार जीत के प्रति कितना भरोसा है? क्या लगता है 28वां पैनल करिश्मा करेगा इस बार? मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों सीट हमारी जो है 28 पैनल में ये एकमेव पैनल है जो 3 का है, बाकी सारे पैनल 4 के हैं। और ये जो 3 का पैनल है पहले से चर्चा में रहा है, एक तो 3 का है ऊपर से चर्चा में भी रहा है, और जब जीत के आएंगे तो उसकी जो मार्जिन्स होगी ना वो भी ऐसी तोड़ रहेगी कि वो चर्चा में रहेगी। लोगों का आपको भरोसा है, लोगों का विश्वास इस बार गुरखे परिवार के साथ हमेशा रहेगा? 100% विश्वास है। और मुझे ऐसे लगता है हम बोलने से अच्छा है कि आप लोगों के रिव्यूज लें, तो लोग आपको बताएंगे कि क्या है, क्योंकि जनता जनार्दन सबसे ऊपर है। और वो जो हमारे में मराठी में बोलते हैं कि त्यांचा कौल जो है तो फाइनल है, तो वैसे ही जो वो बोलेंगे उस तरह से चलेगा। तो ये थी हमारे साथ स्वाति गुरखे जी, जिनका मानना है कि इस बार 28 नंबर का जो पैनल चर्चा में तो रहा ही था, लेकिन इस बार जब 16 तारीख आएगी तो ये चर्चा होगी कमल के निशान के साथ, जीत के साथ। उनको पूरा भरोसा है कि इस बार 28वें पैनल पर बीजेपी की भारी मतों से जीत होगी। तो अभी लेते हैं विदा, नए शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।